Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name AI evolution and its types. So AI के बारे में हम इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनमें इवोल्यूशन इसमें और क्या क्या चेंजेस आए हैं. ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज समझता है, ये एजुकेशन में हमारी किस तरह से हेल्प कर रहा है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Main highlights of chapter: introduction, evolution of AI, types of AI, languages of AI, and AI in education. Introduction. One of the growing technology of computer science is artificial intelligence. AI can make a computer controlled robot or software that can think like a human mind. AI is interesting fields of computer science that has a great scope in the future. So ये एक टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. हम अपने घरों में हमने कई बार देखा होगा टीवीज़ वगैरह पे, या रोबोट्स के कुछ छोटे छोटे मिनिएचर्स आते हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हम कभी कभार गेम्स खेलने वगैरह के लिए घर पे लेकर आते हैं. तो उनमें क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है. जैसे कि वो हमारी बातें समझ रहे हैं, हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, हमने जो कुछ भी उन्हें अपनी लैंग्वेज में कहा वो उस लैंग्वेज को भी समझ रहे हैं. इस तरह से ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बनाया जाता है ताकि वो हमारी चीज़ें, ह्यूमन माइंड को समझ सके. ठीक है, सो ये क्या है कि एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो एआई है, इसका बहुत अच्छा स्कोप है हमारे फ्यूचर में. इसमें हमें ह्यूमन पावर बहुत कम हो जाएगी और हम मशीनों से काम ज़्यादा ले पाएंगे. द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, द आर्टिफिशियल and intelligence, where artificial means man-made and intelligent means ability to understand and think about it. So यहाँ artificial intelligence है जो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है. artificial means man-made और intelligence means वो चीज़ जो हमारी बातों को या हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को समझ सकें, उसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं. ठीक है ना, यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हो AI कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है. गेमिंग, फाइनेंस, डेटा सिक्योरिटी, social media, automotives, robotics, entertainment, e-commerce, education, agriculture, transport and healthcare. In other words, using AI, we can design intelligent machines which can behave, understand, think and be able to take decision like humans. So अगर हम देखें कि other words में अगर हम AI को समझे तो क्या है कि डिज़ाइन किया हुआ इंटेलिजेंट मशीन है जो हमारी तरह बिहेव कर रहा है, हमारी तरह समझ रहा है, हमारी तरह सोच रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है. ठीक है, AI इज़ ऑल अराउंड अस टुडे. इट इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, डेटा सिक्योरिटी एंड मैनी मोर. सो AI हमारे हर जगह है टुडे. आज कल की फील्ड में AI के बिना हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा है. चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया, इन सारी जगहों पे AI अवेलेबल है. इवोल्यूशंस ऑफ AI में इवोल्यूशंस कैसे है, कैसे इनमें इनको बनाया गया, फिर इनमें और चेंजेस और उनके इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया गया. तो इन चीज़ों को हम आगे पढ़ते हैं इवोल्यूशन में. इवोल्यूशन ऑफ AI. इन 1943 Warren McCulloch and Walter Pitts initiated a prototype of artificial neurons. Then, in 1949, Donald Hebb studied the influence of repeated neuronal activities. Hebb studied the influence of repeated neuronal activities, which established his theory popularly known as Hebbian learning. He revealed the strength of connection between neurons. After this, in 1950, Alan Turing published Computing Machinery and Intelligence, in which he put forward a text better known as the Turing test. The test examined the ability of machine to indicate intelligent behavior, quite similar to human intelligence. So 1943 में वॉरेन मैकक्यूलॉच एंड वॉल्टर पिट ने एक स्टडी की कुछ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को के रिगार्डिंग, और उसमें देखा कि जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स अगर इन्हें बार बार रिपीट किया जा रहा है
तो इसके बारे में जो कुछ भी इन्होंने पढ़ा वो इन्होंने लोगों को इसके बारे में बताया, और इनकी जो थ्योरी थी उससे इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ सामने आई कि कंप्यूटिंग मशीन एंड इंटेलिजेंसी, अगर हम इसको भी एक अपने कंप्यूटर में भी इस तरह की इंटेलिजेंसी डालें जो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के बराबर हो, तो ये कैसे काम करेगी। तो इसका जो सबसे पहला आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस की गई या इसको चेक किया गया या देखा गया कि ये कैसे काम करता है, ये इन लोगों के द्वारा किया गया था, और इस टेस्ट को ये ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, तो हेबियन जो एक थ्योरी है वो ये है कि न्यूरोलॉजिकली जो एक्टिविटीज़ हैं या न्यूरॉन्स हमारे बार बार एक ही एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडीज़ को हेबियन स्टडीज़ माना गया। उस हेबियन स्टडीज़ को समझकर ये देखा गया कि इसको अगर हम एक मशीन में इंक्लूड कर दें तो एक ह्यूमन और मशीन की इंटेलिजेंसी कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है। इस तरह से ये एआई इवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये इवोल्यूशन जो था शुरू हुआ। उसके बाद आफ्टर 1950 एआई कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप देख रहे हो 43 से ये शुरू हुआ था और इसको 7 ईयर्स लग गए। इनमें चेंजेस, कुछ अप डाउन, कुछ इसमें डिलीट किया गया, कुछ ऐड किया गया, ये सब करके फाइनली 1950 में ये एग्जिस्टेंस में आया कि हाँ ये किया जा सकता है, एक एआई जो है वो बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसी मशीन को, किसी रोबोट को। 1956 एलन नेवेल and Herbert Simon designed the first artificial intelligence program named Logic Theories, verified 38 mathematics theorem. So 1956 में Alan Neville and Herbert A. Simon ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाया था जिसको लॉजिक थ्योरीज कहा जाता था। ये 38 मैथमेटिक्स थ्योरीज पे बेस्ड थी, थ्योरम्स पे बेस्ड थी। 1956 at the Dartmouth Conference, the term artificial intelligence was first coined by the American computer scientist John McCarthy. So 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का वर्ड यूज़ किया गया, जो पहली बार यूज़ किया गया था एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट द्वारा, और उनका नाम था जॉन मैककार्थी। ओके, 1960 यूनिमेट, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट was invented by George Devol. It was put to work at a General Motors plant in New Jersey. It replaced human working on the embassy line in the factory. So 1960 में यूनिमेट करके एक पहला रोबोट तैयार किया गया जो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा था न्यू जर्सी की जनरल मोटर्स प्लांट में, और इसने ह्यूमन को रिप्लेस किया। ह्यूमन की जगह इन रोबोट्स को वर्क करने के लिए दिया गया ताकि सारे के सारे ह्यूमंस जो थे वहाँ से रिप्लेस कर दिए गए, और असेंबली लाइन की जो फैक्ट्री थी उसमें सिर्फ रोबोट्स ही काम कर रहे थे। नाउ 1966 जोसेफ विंसेनबॉम डिजाइंड द फर्स्ट चैटबॉट नेम एलिजा, कंप्यूटर प्रोग्राम विच मेक्स नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन बिटवीन मैन एंड मशीन पॉसिबल। तो एक चैटबॉट एक डिज़ाइन किया गया जो जिसका नाम था एलिजा, और ये बेसिकली क्या था कि एक ह्यूमन जो है एक मशीन से बात कर सके। ह्यूमन जब अपनी लैंग्वेज में बोले तो मशीन उसको समझ के, सुन के समझ सके। ये मिस्टर जोसेफ ने 1966 में बनाया था। 1969 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन फ्रॉम सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी शेकी a general purpose mobile robot built with AI. It had the ability to give reason for its own action. So 1969 में एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन मिस्टर जो सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए थे मिस्टर स्टैकी, उन्होंने एक जनरल पर्पस रोबोट बिल्ड किया था एआई इंटेलिजेंसी के साथ मोबाइल्स में, और इसका क्या काम था कि अपनी सारी एक्शंस के लिए इसके पास एबिलिटी थी कि अपने रीजंस दे सके जो भी ये एक्शन कर रहा है उसके लिए। 1973 द फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड वाबोट 1 was created in Japan. ओके, सो पहला इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट जो था नेम्ड वाबोट, वो जापान में क्रिएट किया गया। 1981 AI powered with expert system, Stanford University held the first national conference of the American Association of Artificial Intelligence in 1980. So 1980s में क्या हुआ कि एक्सपर्ट सिस्टम पावर्ड बाय AI पावर्ड बाय एक्सपर्ट सिस्टम करके सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा, ठीक है, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातें की गई होंगी 1980s में। 1997 IBM's Deep Blue rose to fame after it
defeated the world chess champions Garry Kasparov and become the first computer to do so. So 1997 में IBM Deep Blue rose to fame after it, defeat the world chess champion Garry. इसमें क्या था कि एक चैम्पियनशिप हुई थी, IBM Deep Blue rose to ने जो एक चेस की कंपटीशन थी जिसमें वो हार गए थे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर से। फर्स्ट कंप्यूटर जिसने ये काम किया था कि उसने चेस में इतने बड़े जो हमारे वो थे उनको हरा दिया था जिसको चेस में कोई नहीं हरा सकता था, हमारे ऐसे चैम्पियन को। 1998 सिंथिया ब्रेसिल्स एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी pioneered Kismet. This robot was powered with an emotional intelligence that could detect and respond to people, emotions and feeling. 1998 सिंथिया ब्रेजिल ने एक ऐसा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ऐसा रोबोट रेडी किया जो ह्यूमन बींग्स के, ये ह्यूमन जो थे उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहा था, इमोशंस को समझ पा रहा था और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। 1999 सोनी इन्वेंटेड द फर्स्ट consumer robot pet dog AIBO AI robot. Its skills and personality is expected to develop gradually. So सोनी ने इन्वेंटेड किया 1998 में एक रोबोट जो पेट रोबोट था और अब ये धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी इसमें और ज़्यादा इंक्रीज की जाए। Now 2002 AI powered vacuum cleaner named Roomba made entry into the homes for first time. So Roomba नाम का एक वैक्यूम क्लीनर डेवलप किया गया 2002 में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जिसको आप ऑर्डर दें बोलकर तो वो आपके उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका रूम जो था वो क्लीन कर सकता था। जो ये पहली बार ऐसा था कि अब एक रोबोट जो था वो एक वैक्यूम क्लीनर के तौर पे हमारे घर में अवेलेबल था ना। 2011 एप्पल रिलीज सीरी, a built-in voice controlled personal assistant for its user. So Apple ने 2011 में Siri नाम की एक वॉइस असिस्टेंट डेवलप किया था और ये अपने सारे के सारे जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स थे उसमें लॉन्च भी किया था और ये बिल्ट इन था। जब भी आप अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप खोलेंगे वो आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद जो भी आप इंस्ट्रक्शन उसे देंगे वो उसे फॉलो भी करेगी। नाउ 2012 में गूगल इनिशिएटेड एन एंड्रॉयड ऐप फीचर गूगल नाउ which provide information to its user as a prediction. Google Now is replaced by Google Feed and Google Assistant at present. So 2011 में Google ने भी एक इनिशिएट किया और अपना एक नया ऐप बनाया, एंड्रॉयड ऐप में एक फीचर डाला Google Now का जो आपकी को प्रिडिक्शन देता था, जो भी चीज़ होने वाली थी उसको पहले से बता देता, वेदर के बारे में या न्यूज़ वगैरह के बारे में जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में वो सुनकर उसमें रिजल्ट फाउंड आउट कर देता था। और अब वो चेंज होके गूगल फीड या गूगल असिस्टेंट के तौर पे आपके फ़ोन्स में होता है। जब भी आप गूगल ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर फीड्स आती हैं कि क्या क्या आज के दिन में न्यू चीज़ें हुई हैं उसके बारे में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। गूगल असिस्टेंट भी है जिसको आप बोल सकते हैं कि गूगल असिस्टेंट ओपन दिस ऐप फॉर मी, सो वो आपके लिए वो ऐप ओपन कर देगी। अगर कोई पर्टिकुलर गाना आप उसे प्ले करते करने को वो पर्टिकुलर गाना भी सर्च करके यूट्यूब या आपके जो भी म्यूज़िक ऐप्स होते हैं उस पर वो प्ले कर देती है। सो गूगल असिस्टेंट और सीरी जो था वो भी एक इनबिल्ट हमारे पास रोबोट के तौर पे ही अवेलेबल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उसे कह सकते हो क्योंकि आप जो भी उसे ऑर्डर देते हो वो उसे सुनती है और उसे फॉलो करते हैं। ओके, नाउ 2014 chatbot Ewan Goostman won the Turing test competition. Amazon launched Alexa, an intelligent virtual assistant. Its voice interface understood the given voice commands. It connected to the internet so that one can order things online. So अब क्या था 2014 में एक ट्यूरिंग कंपटीशन जो था वो जीता था मिस्टर चैटबॉट इग्वेन गूस्टमैन ने और इन्होंने अमेज़ॉन में एक एलेक्सा को लॉन्च किया। एलेक्सा आप सब जानते हैं कि आजकल आपने बहुत देखा होगा और आप लोगों के हो सकता है घरों में भी एलेक्सा अवेलेबल हो। एक छोटा सा स्पीकर होता है जिसे आप अपने वाईफाई और अपने घर के किसी भी सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं, वो हमेशा चार्ज में रहता है और जब भी आप उसे बोलेंगे या ऑन रहता है, जब भी आप उसे बोलेंगे तो वो जो कुछ भी आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उस हिसाब से उसे फॉलो करती है, चाहे वो आपके रूम्स की लाइट ऑन करने या ऑफ़ करने से, म्यूज़िक डाउन अप करने से, इस तरह के जितने भी काम हैं वो इजीली वो एलेक्सा ऐप पे आप ऑर्डर देते हैं और वो कर सकती है। लाइक आपने कहा कि मुझे घर के लिए कुछ ऑर्डर देना है, लाइक
कोई क्लोथ के लिए ऑर्डर देना है या सोफ़ा के लिए ऑर्डर देना है, आप बस एलेक्सा को बोलेंगे, एलेक्सा अपना फीड्स में से सर्च करती है और उसके बाद वो आउटपुट उस तरह से आपको दे देती है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। इवन आपको फ़ोन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एलेक्सा एक बार ज़रूर कंफर्म करना पड़ता है कि आप किस चीज़ के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम पता है, आपको पर्टिकुलर ब्रांड पता है, तो वो सेम चीज़ एज इट इज़ ऑर्डर दे देते हैं विदाउट फ़ोन उठाए, सिर्फ एक वॉइस से। ठीक है। 2015 Google's AlphaGo beat Fanhui and become first computer Go program to defeat human professional Go player, namely Fanhui, Lee Sedol and Qi Zhe in the board games of Go. Then it beat South Korean player Lee Sedol in March 2016, and in 2017 it beat the world champion Qi Zhe in the board game of Go. This game is known for its huge number of possible positions. So, Google AlphaGo एक AI प्रोग्राम था जिसने हमारे चैम्पियंस को बोर्ड गेम में हराया था। आगे देखते हैं 2016 में Hanson Robotics developed cloud-based AI-powered humanoid robot Sophia. It is the first robot citizen in the world. The image shows Sophia and its creator David Hanson. सो हैंसन रॉबर्ट ने एक रोबोटिक डेवलपमेंट की, क्लाउड बेस्ड करके एक एआई डेवलप किया जिसमें उन्होंने एक रोबोट बनाई, ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम था सोफिया। और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं सोफिया की भी, और जो इसके क्रिएटर हैं मिस्टर डेविड हैंसन, उनको भी। और ये फर्स्ट सिटीजन थी, मतलब अभी तक तो जो रोबोट्स तैयार हो रहे थे वो ह्यूमन फेस या ह्यूमन बॉडी लेकर रेडी नहीं होते थे, वो कंप्यूटर्स के थ्रू रेडी हो रहे थे। ठीक है, तो अब ये पहली ऐसी थी जो एक ह्यूमन बॉडी के साथ डेवलप की गई थी। नाउ 2018 द IBM प्रोजेक्ट डिबेटर हेल्ड अ गुड डिबेट ऑन कॉम्प्लेक्स इशू विद 2 मास्टर डिबेटर्स। सो IBM ने अब एक प्रोजेक्ट डिबेटर हेल्ड किया जिसमें 2 तरह के डिबेट्स हो सकते हैं, गुड और बैड डिबेट्स। ठीक है, तो गुड डिबेट ऑन कॉम्प्लेक्स इशू विद 2 मास्टर डिबेटर्स, 2 अलग अलग मास्टर डिबेटर्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स इश्यू पे डिबेट करना। डिबेट मतलब आप किसी चीज़ को लेकर सहमत है या नहीं सहमत है, इसके बारे में डिस्कशन करना। टाइप्स ऑफ AI, वेरियस टाइप ऑफ AI आर एज फॉलोज। बहुत तरह के AIs अवेलेबल हैं, किस तरह के वो आप देखेंगे इस आगे चैप्टर में। रिएक्टिव मशीन्स, दे डू नॉट डील विद डाटा, दे आर स्पेशलाइज ओनली इन वन फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इन चेस गेम द मशीन examines the moves and arrives at the best possible decision to defeat its opponent. तो रिएक्टिव मशीन्स क्या थी, वो सिर्फ रिएक्ट करती थी किसी एक चीज़ पे, हर चीज़ के साथ डील नहीं कर रही थी। लेकिन अब चेस गेम में जब गेम खेलते हो तो वहाँ पर ऑप्शन होता है चेस विद कंप्यूटर, चेस विद प्ले विद अदर प्लेयर्स लाइक दैट। तो क्या होता है जब आप कंप्यूटर के साथ प्ले करते हो तो कंप्यूटर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको अपने ओपोनेंट्स को हराने की कोशिश करता है मूव्स देखकर। ठीक है, जिस तरह के मूव्स उसने देखे आपके कि वो आप किस तरह से मूव कर रहे हो, वो उसके अपोजिट आपके मूव्स को करता है और उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेता है और उस हिसाब से वो मूव करता है। नाउ लिमिटेड मेमोरी, दे गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रीवियसली कलेक्टेड डाटा, दे हैव इनफ एक्सपीरियंस टू मेक करेक्ट डिसीजन बट दे हैव मिनिमम मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल दिस मशीन कैन recommend a book stall based on the location data that was previously collected. सो लिमिटेड मेमोरी का मतलब क्या है, इनके पास मेमोरी कम होती है मगर इनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है। जैसे कोई इंसान कहीं गया, उसने एक चीज़ को वहाँ देखा, इन फ्यूचर किसी ने उससे पूछा कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो उसकी प्रीवियस मेमोरी उसे क्या बताएगी कि मैंने वहाँ पर वो चीज़ देखी थी। ठीक है, तो वो बुक स्टॉल या कुछ भी ऐसा मैंने वहाँ देखा था जिसमें तुम्हें ये बुक मिल जाएगी। तो ये होता है प्रीवियस मेमोरी से मेमोराइज करके ये चीज़ें बताना। तो लिमिटेड मेमोरीज में भी यही होता है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस या मेमोरी से वो डेटा को कलेक्ट करती है और आगे आपको बताती है कि आप अगर एक बुक स्टॉल जाते हो तो आपके आसपास के एरिया में कौन सा बुक स्टॉल नियर बाय पड़ेगा। और ये सारा डेटा जो था ये पहले ही कलेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप जब सर्च करो तब ऑन द बेसिस कलेक्ट किया जा रहा है, ये पहले से ही इनके पास होता है, बस इनकी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है। नाउ थ्योरी ऑफ माइंड, फ्यूचर AI मशीन would be able to understand thoughts, feelings, emotions and would communicate well with humans. So theory of mind क्या है कि अब ये फीलिंग समझ रहे हैं
ह्यूमंस के इमोशन समझ रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन करने का तरीका समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे थॉट्स को भी समझना शुरू हो गए हैं। नाउ सेल्फ अवेयर मशीन्स आर इंटेलिजेंट एंड अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, दे आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। सो सेल्फ अवेयर मशीन्स भी अब ऐसी हैं कि मशीन्स को भी पता चल रहा है कि उनके लिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर आग लगी है तो उन्हें भी भागना है बाकी ह्यूमंस की तरह, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ रुक कर उसको कुछ वो कर सकते। तो ये होता है सेल्फ अवेयर, अपने बारे में खुद अवेयर। अगर उनकी बैटरी डाउन हो रही है तो खुद जाके अपने आप को चार्जिंग में इंसर्ट करना, इस तरह के। तो ये जो इंटेलिजेंट रेडी हो रहे हैं, इनका हमारे फ्यूचर्स में बहुत काम है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो इसी तरह की कि जितना हम ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा उससे। तो क्या है कि इन सब का जो ह्यूमन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद थक जाता है, बट ये रोबोट्स जो है ये ऐसे नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो कभी थकते नहीं हैं। तो कंप्यूटर्स को बस चार्ज की ज़रूरत होती है, वो अपने अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयर हो जाएगा कि अभी उसकी बैटरी डाउन हो रही है, उसको चार्ज में जाना चाहिए, तो अपने चार्ज सॉकेट में जाके खड़ा हो जाएगा। वहाँ जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप रिमूव होकर अपने काम पे वापस जा सकते हैं। इस तरह के भी टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो चुकी है। लैंग्वेजेस फॉर एआई। Artificial intelligence has become an important part of human life. It is used for developing and building new computer programs which can be used to stimulate various intelligence processes such as learning and reasoning. So artificial intelligence जो है वो अब हमारी ह्यूमन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हम हर तरह से सराउंडेड है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लैंग्वेज के थ्रू समझाया जा सकता है। हम तो अपनी लैंग्वेज उनके सामने बोल रहे हैं, बट उस लैंग्वेज को वो अपने डाटा में डाल के उसको कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स में, और फिर उसको समझ के हमें प्रोसेस करके बताते हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एआई की लैंग्वेज क्या है। बेसिकली द एआई प्रोग्राम कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 R, 2 Java, 3 Julia, 4 C++, 5 Python and 6 is Prolog. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो यही हैं। इनको अगर आप सीख सकते हैं तो आप भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बना सकते हैं या अपने कंप्यूटर्स में और कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। एआई इन एजुकेशन। नाउअडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। वन ऑफ द फील्ड वेयर एआई इज बीइंग used extensively is the education sector. Education has become an important part of our lives. AI has the potential to enhance both learning and teaching. It is helping an education sector to make it better for the teachers and the students. So AI जो है ये एजुकेशन में भी हमारा उतना ही हेल्प कर रही है, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प कर रही है और बच्चों की लर्निंग प्रोसेस में भी उनकी हेल्प कर रही है। टीचर्स की भी हेल्प कर रही है कि वो कुछ नया सीखें। कैसे? कंप्यूटर्स पे सर्च करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। हम सीरी या गूगल को कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमें उस चीज़ के बारे में सारी की सारी स्टोरी सुना देते हैं, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं आपको पढ़ना, आप कहीं एक जगह बैठो, अपने कंप्यूटर या फ़ोन ओपन करो, गूगल सीरी को कोई इंस्ट्रक्शन दो, अमेज़ॉन पे एलेक्सा को कोई इंस्ट्रक्शन दो, और वो इंस्ट्रक्शन के बारे में सुनने के बाद सर्च करके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सुना देती है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप कम से कम सुनकर उस टाइम पर उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो इस तरह से ये हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं एआई इन एजुकेशन। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग। एआई सिस्टम कैन डू बेसिक एक्टिविटीज़ इन स्कूल एंड कॉलेजेस. इट हेल्प्स टीचर इन ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम in almost all kind of tests and questions such as multiple choice questions and fill in the blanks. So automatic grading सबसे पहला क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर में सिस्टम है उसमें हमने डेटा फिक्स कर लिया कि हमारा ये पेपर है, इसके ये ऑप्शन है। अब हमें 100 स्टूडेंट्स का पेपर एक साथ चेक करना है। तो क्या है कि हमारे पास डाटा सारा सेव है, जब हम उसे डालेंगे तो वो एआई इंटेलिजेंट क्या करेगा, जितनी भी डाटाज में वो सेम आंसर्स हैं उनको वो टिक कर देगा, और जितने में नहीं है उनको वो रॉन्ग मार्क करके मेंशन कर देगा। तो इससे क्या होता है, एक तो टीचर का टाइम सेविंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एआई हमारे लिए ट्यूटर का भी काम करता है, पढ़ाने का भी काम कर रहा है। इस तरह से ऑटोमेटिक ग्रेडिंग। एआई सिस्टम कैन डू बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक स्कूल में और कॉलेजेस में, ठीक है। कैसे बेसिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? टीचर की डेटा बनाने में हेल्प कर सकते हैं। टीचर ने अगर पेपर सेटअप किया है तो उसमें अगर उनके आंसर्स उन्हें पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, तो टीचर्स में आंसर्स अगर नहीं भी उसे पता है तो एआई के थ्रू आंसर्स को सर्च कर सकते हैं। प्लस आंसर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, एआई सिस्टम के पास अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी कंप्यूटर्स में ये सिस्टम फीड करके अपने आप 100 पेपर्स सेट करोगे,
वो चेक करके आपको दे देगा, आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसे टीचर के थ्रू चेक हो। तो इस तरह से हम टीचर के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि वो इससे पढ़ सकते हैं, वो जान सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके आंसर्स कैसे आते हैं, या आपको किस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए। टेस्ट पेपर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं ना। तो ऑटोमेटिक ग्रेडिंग हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स की भी हेल्प कर रहे हैं। लाइक हमने मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बनाए, फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए, बनाए बच्चों को टेस्ट देने के लिए। अब टेस्ट देने के बाद हमने मार्किंग कर दी कि इससे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब क्या होगा कि हमने बच्चों के पेपर्स चेक किए, जब हम उसे कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं तो हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया कि 95 से 100 तक के बच्चों को हम A+ देंगे, 90 से 95 तक के बच्चों को हम A ग्रेड देंगे, इस तरह। तो जैसे जैसे टीचर्स वहाँ पर मार्क्स फिल करती है वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली ग्रेड्स शो करना शुरू कर देते हैं कि इस मार्क्स वाले बच्चों को यही ग्रेडिंग मिलेगी। तो इससे टीचर को एक हेल्प हो जाती है कि वो उसे ग्रेडिंग अब सोचनी नहीं पड़ेगी कि इतने से इतने मार्क्स वाले बच्चे को मैं क्या ग्रेडिंग दूँ, वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। Now AI tutor in class, each student is not smart enough to grasp all the things at once and they need additional support to help them in understanding some topics. This additional support can be provided by the AI tutors. So AI tutor क्या होता है कि हर बच्चा क्लास में एक जैसा नहीं होता। कई बच्चे एक चीज़ को पढ़ने के बाद तुरंत समझ जाते हैं, कईयों को उसे 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, उन्हें किसी और हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लाइक टीचर अगर क्लास में एक तरह से बच्चों को पढ़ा रही है तो हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जिसको वो पैटर्न ना समझ में आए जिस तरह से टीचर उसे समझा रही है। तो इन सब चीज़ों में AI जो ट्यूटर है वो उनकी हेल्प करता है। कंप्यूटर्स पे AI ट्यूटर के थ्रू आपके पास बहुत सारा डाटा होता है जिसे आप पढ़ के समझ सकते हो, सुन के समझ सकते हो, एग्जाम्पल्स के तौर पर समझ सकते हो। यहाँ देखिए एक पिक्चर आपको बनी है, उसमें लिखा है कि टाइम सेविंग फॉर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स और टीचर के लिए टाइम सेविंग करता है। AI ट्यूटर कैन असिस्ट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को असिस्ट कर सकता है किसी भी स्टडीज़ को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर। AI कैन इन्हांस स्टूडेंट हेल्थ, AI जो है स्टूडेंट की हेल्थ में भी हेल्प करता है कि इन्हांस कैसे करनी है उनकी हेल्थ को। हेल्प टीचर्स टू बिकम लर्निंग मोटिवेटर्स, और ये टीचर्स की भी हेल्प करता है कि कैसे वो बच्चों को और मोटिवेट कर सकती हैं कि वो पढ़ें, इस चीज़ के बारे में पढ़ें, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ें या साइंस के बारे में पढ़ें, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, किस तरह से वो उनको हेल्प कर सकते हैं। AI जो है वो उनकी इस तरह में भी हेल्प करती है। नाउ AI ड्राइवन फंक्शनली कैन गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, AI जो है वो फंक्शनली फीडबैक भी देता है स्टूडेंट्स को कि कहाँ उनको मतलब क्या वो पढ़ रहे हैं, उनमें उसमें और क्या एडिशन किया जा सकता है, क्या उनके लिए और बेनिफिशियल हो सकता है, इस तरह से। नाउ personalized learning, AI system assist students in learning through customized study schedules and customized learning based on the specific need of individual student. Personalized learning का मतलब होता है AI जो सिस्टम है वो पर्सनली किसी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अगर आपको उससे कुछ जानना है, कुछ चीज़ें समझनी है, तो मैंने जैसे आपको बताया अपने कंप्यूटर्स पे, एलेक्सा पे, सीरी पे, गूगल असिस्टेंट पे आप बोल कर कि ये चीज़ क्या होती है, वो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जितने हो सकते हैं उतने एग्जाम्पल देके प्रोवाइड कराएगी ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ओके, ना जनरेटिंग स्मार्ट कंटेंट भी जनरेट करती है। कैसे? AI सिस्टम कैन जनरेट स्मार्ट कंटेंट, स्टूडेंट कैन यूज ई-बुक्स, स्टडी गाइड्स, डिजिटल लेसन्स एंड मैनी अदर थिंग्स विद हेल्प ऑफ AI। AI की हेल्प से आप डिजिटल लेसन्स ले सकते हो, देख कर, बुक की ज़रूरत नहीं, आप बस देखो वहाँ पर जो कुछ भी स्क्रीन पे चल रहा है उसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। गाइड्स प्रोवाइड कर सकती है कि आप इस बुक को पढ़ रहे हो या इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बुक में मिलेगी, या वो गाइड जो बुक है वो भी आपको ई-बुक के तौर पे आपको बुक्स उसमें मिल जाती है कंप्यूटर्स में, कि आपको बुक को ख़रीदना ना पड़े, आप बुक को अपने कंप्यूटर्स में ही ओपन करके पढ़ सकते हो। तो इस तरह से जो AI है वो हमारी लाइफ में, हमारे अगल बगल हर जगह अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ह्यूमन से ज़्यादा वर्क भी करता है और ज़्यादा स्मार्टली थिंक भी करता है, ठीक है। हर ह्यूमन जो है वो एक लेवल का स्मार्ट नहीं हो सकता, बट हर AI मशीन या हर एक रोबोट वो एक बराबर ही स्मार्ट होती है, बल्कि और ज़्यादा उनमें रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। ह्यूमन जो है वो जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा, वो उसका
समझ नहीं सकता, बट AI मशीन्स में ये सिर्फ डाटा फीड करने की बात है और वो फुली प्रिपेयर्ड होते हैं हर चीज़ के लिए। नो हु इज़ द फादर ऑफ AI के फादर कौन है, इनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लेट्स लुक बैक। AI एंटर्ड द होम in the form of Roomba, a vacuum cleaner. There are 4 types of AI machine: reactive machine, limited memory, self-aware, and theory of mind. AI programs can be made using C++, Java, Python, R, and Prolog, etc. AI helps teacher and student in teaching and learning in a better way. सो स्टूडेंट्स, ये इसमें आपको AI के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सबसे बड़ी बात है कि इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, तो आपने देखा कि ये बहुत लंबी जर्नी एक इवोल्यूशन की इसमें हुई है। कहाँ एक छोटी से उससे शुरू किया गया, उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट जितनी बार इसको कोई देखता था उसमें कोई नया सर्च करके कुछ नया इन्वेंशन करके उसमें ऐड किया जाता था। इस तरह से बहुत सारे इन्वेंशन के बाद में हमारे पास एक रोबोट जो है वो रेडी होकर तैयार हुआ, चाहे वो पेट रोबोट हो, चाहे वो हमारे घर में एक वैक्यूम क्लीनर के तौर पे आई हुई रूम्बा हो, या फिर जो हमारी सोफिया एक ह्यूमन बॉडी में डेवलप्ड हुई रोबोट हो। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत लंबा सफ़र तय किया था एक मशीन से कैसे कनेक्टेड होकर, और फिर धीरे धीरे ये इतने ज़्यादा उसमें फैल गया कि अब ये ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं। ह्यूमन की इंटेलिजेंसी, ह्यूमन का वर्क करने का तरीका, ये सारी चीज़ें इनकी हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और आगे इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, लेबोरेटरीज़ वगैरह में ह्यूमन से ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा जब सेव किया जाता है तो ये उस तरह से काम करते हैं। ह्यूमंस का क्या है कि हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना। किसी चीज़ को प्रोसेस जो है वो ह्यूमन जो है हमेशा एक जैसा नहीं कर सकता, मशीन्स उसको एक जैसा कर सकते हैं। जैसे बॉटल में वाटर फिलिंग की बात होती है, तो आपने मार्केट में जो बॉटल्स देखी होंगी जिनमें पानी भर के आता है, वो कोई ह्यूमन तो पोर करता नहीं है उसमें, वो मशीन्स के थ्रू पोर होती हैं। तो मशीन्स क्या कहती हैं, उनका एक फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा पानी ऊपर नहीं जाएगा बॉटल्स में। तो ये इंटेलिजेंसी जो है ह्यूमंस के साथ पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन इतना काम भी नहीं कर सकता है। तो ये जो चीज़ है AI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसके बारे में समझना, इसको स्मार्टली यूज़ करना, ये हम पे है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। जैसा भी ये बनाया एक ह्यूमन द्वारा ही है, तो ह्यूमन द्वारा मेड ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका यूज़ कीजिए, इसको समझिए। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेंगी। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे की इसकी रिवीजन और एक्सरसाइज आप खुद से कीजिए।